हेलो स्टूडेंट्स, जय अंकित। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर। हेलो। आज हम लोग को बात करनी है डायकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनिक रेफरेंस में। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ये हमारा आज सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद एक और लेक्चर हम लोग लेंगे और ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। नियर अबाउट आप समझिए कि हमारा जो 12th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर वी विल कंप्लीट, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के रेफरेंस में। और अगले हफ्ते से वेडनेसडे से फिर हम लोग इन ए वीक एक क्लास ऑफलाइन भी शुरू करेंगे। ओके, तो बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग अभी हैं, कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं आने के लिए मुझे लगता है, और अभी तक कुछ लोग नहीं आए हैं। तो प्लीज आप लोग एक बार कॉल कर लीजिए। शायद साहिल का मेरे पास कॉल आ रहा था, मैंने ड्यू टू द ऑनलाइन मैंने उसको अटेंड नहीं किया। तो अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो साहिल पे जरा फोन कर लो, क्या बात है ना, और सब बोलो कि ज्वाइन करे। ओके, बात करते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ जो लेक्चर हैं उनके बारे में भी बात करनी है कि हम लोगों को जो यहाँ पे आपका जो 12th एनसीईआरटी है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो कंसेप्चुअल हैं। जैसे हमारा जेनेटिक्स जो है वो कंसेप्चुअल पार्ट है, विच इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अगर पूरी 12th एनसीईआरटी की बात करें तो काफी सारी चीजें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जेनेटिक्स है, वो समझ में नहीं आती। तो इट विल टेक टाइम, और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और कल की भी जो क्लास थी सर तक क्वेश्चन सीरीज की, किसी रीजन से वो कैंसिल हो गई थी। कल फिर फर्दर वही 13 पार्ट ऑफ द सार्थक सीरीज का हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनिक के रेफरेंस में। और कुछ लोग अभी फिर फर्दर आए हैं, अरसलान, मायशा, गुड मॉर्निंग बेटा। और जिन लोगों ने लाइक्स नहीं किया फटाफट इसे लाइक्स करें और अपनी प्रेजेंस शो करें, और हम लोग आगे बात करते हैं इस डायकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनिक के रेफरेंस में। तो आपको पहले पता है कि जो डायकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी है, एग्जैक्टली ये जो डायकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी है, इसमें हम लोग को बात करनी है। सबसे पहले तो ये जो डायकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी है, इसका मतलब क्या होता है। एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो का मतलब होता है फॉर्मेशन और जेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम जाइगोट, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, है ना। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग यहां कह सकते हैं, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग यहां कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ये एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी एक ही बात है। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। जेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट, है ना। और एम्ब्रियो का मतलब, जो एम्ब्रियो है इसे हिंदी में हम लोग भ्रूण बोलते हैं। तो इस एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और अगर इस एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो इस एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि ये जो हमारा जाइगोट है, ये हमारा जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन से बनता है, इस फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है और ये जाइगोट के अंदर जब माइटोसिस होती है और डिफरेंशिएट करता है, तो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के बाद ये क्या बदल जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। और आपको भी पता है कि पहली बार जो एम्ब्रियो बना वो कहां बना था, आपके ब्रायोफाइट प्लांट के अंदर बना था। तो ये हमारा हो गया मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। लेकिन ये बात हो रही है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ये जो एम्ब्रियो है, अगर आपको याद हो तो इस बारे में मैंने कई बार आपको बात बताई है कि अगर ये एम्ब्रियो की बात करें तो ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो विच इज कंसिस्ट ऑफ, यस एनीबॉडी, फटाफट मुझे बताइए कि विच इज कंसिस्ट ऑफ। संजय गुड मॉर्निंग एंड एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग बेटा। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। ये जो आपका प्लांट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, इस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ, यस फटाफट मुझे बताइए कि एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ, ये एम्ब्रियो बना किसका होता है, यस टेल मी। ये जो एम्ब्रियो है विच इज कंसिस्ट ऑफ, अंकित, सृजन, अरसलान, मायशा, संजय, आप लोग अपने इस पर्टिकुलर मोबाइल में अलार्म लगा के रखिए 9 o'clock का। और अगले वीक में हम लोग कोशिश करेंगे कि सार्थक क्वेश्चन सीरीज को नाइट में शिफ्ट करेंगे। ओके,
अभी फिलहाल जैसे चल रहा है इस हफ्ते तक वैसे चलेगा। कल की सुबह जो सर का क्वेश्चन सीरीज है वो कल सुबह मॉर्निंग में शार्प 9 AM स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में जिसका नाम है डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी। तो किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। ये जो बेसिकली एम्ब्रियो है which is consist of radicle cotyledon and plumule। ये हो जाएगा रेडिकल कॉटिलेडन ऑफ प्लूम्यूल से मिलकर बनेगा। इसका डेवलपमेंट होता कैसे है, कैसे होगा, इन्हीं के बारे में हम लोग को यहाँ पे आज डिस्कस करना है, इसी के बारे में हम लोग को बात करनी है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं इस एम्ब्रियोजेनेसिस के रेफरेंस में। तो पहले मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरली इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद जो मैंने स्लाइड्स में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ उसके बारे में भी फर्दर रिवाइज करेंगे और उसको समझेंगे। तो पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के रेफरेंस में। ओके, तो यहां पे मुझे बात करनी है इस एम्ब्रियोजेनेसिस के रेफरेंस में और पहले बात करते हैं इस डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो जो डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है, स्ट्रॉसबर्गर। क्या नाम है, स्ट्रॉसबर्गर, हु एक्सप्लेन द डाइकोट एम्ब्रियोजेनी इन कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। एक प्लांट है, ब्रेसिकेसी फैमिली का एक प्लांट है। अगर आपने फ्लावर की स्लाइड्स पढ़ी हो, वीडियोस देखे हो तो आपको वहां पता होगा एक प्लांट है जिसका नाम होता है सेफर्ड पर्स, जिसको बोलते हैं कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। उसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर स्ट्रॉसबर्गर ने डाइकोट एम्ब्रियोजेनी को एक्सप्लेन किया। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं डाइकोट एम्ब्रियोजेनी के रेफरेंस में। डाइकोट एम्ब्रियोजेनी, ठीक। और ये जो डाइकोट एम्ब्रियोजेनी है, इस डाइकोट एम्ब्रियोजेनी में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसके इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये हमारा है डिप्लॉइड जाइगोट। ये क्या है, डिप्लॉइड जाइगोट है बेसिकली। और ये डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। कैसा होता है, पहला जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ये जो पहला डिवीजन जो ट्रांसवर्स डिवीजन है, हेलो, ये जो पहला डिवीजन है जो हमारा ट्रांसवर्स डिवीजन है, यहां पर मुझे लग रहा है कुछ कलर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, है ना। और कुछ लोग अभी तक ऑनलाइन लगता है आज आने का मूड नहीं है उन लोगों का, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक आए नहीं है, है ना। नो एनी विजिबिलिटी ऑन द ऑनलाइन। सो फटाफट आप लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं द क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और चीजें बिल्कुल, आज की क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो भी बुक्स हैं उनमें डाइकोट एम्ब्रियोजेनी बना तो है, लिखा तो है, लेकिन कभी कभी फिगर समझ में नहीं आते एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये हमें याद रखनी है। ओके, तो हम लोग यहाँ बात करें इस डाइकोट एम्ब्रियोजेनी के रेफरेंस में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको दोबारा एक बार वॉश करूंगा, रीड करूंगा। ये जो हमारा डाइकोट एम्ब्रियोजेनी के अंदर हमारा है ये जाइगोट, और ये जाइगोट होगा डिप्लॉइड, और जाइगोट के अंदर पहला डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। तो जब इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो सबसे पहले सेल्स बन जाएंगी दो, एक सेल बनेगी बेसल सेल और एक बन जाएगी टर्मिनल सेल। तो इसको बोलते हैं बेसल सेल। क्या बोलते हैं, बेसल सेल। और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल सेल। ये जो बेसल और टर्मिनल सेल्स बनती है इनके अंदर फिर फर्दर डिवीजन होता है, और ये जो डिवीजन होगा बेसल सेल के अंदर कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं होता, बात याद रखिएगा। और ये जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल के अंदर जब टर्मिनल डिवीजन नहीं होगा तो यहाँ पे जो बेसल सेल होगी ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी और बन जाएंगी दो सेल्स, कुछ ऐसे। और इस पर्टिकुलर टर्मिनल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होगा तो बन जाएंगे यहां भी दो सेल्स, और अल्टीमेटली बन जाएगा फोर सेल स्टेज। ये फोर सेल्ड स्टेज जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, फोर सेल्ड स्टेज को बोलते हैं फोर सेल्ड स्टेज प्रो एम्ब्रियो। और इसके बाद जो होगा इस पर्टिकुलर बेसल सेल के अंदर फिर फर्दर डिवीजन होगा और बन जाएंगी चार सेल्स। दो से कितनी बन जाएंगी, चार सेल्स। ये बन गई आपकी चार सेल्स बन गई।
और इस पर्टिकुलर वर्टिकल डिवीजन के फिर परपेंडिकुलर डिवीजन होगा और यहाँ भी इस तरीके से 4 सेल्स बन जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा 8 सेल्ड स्टेज। क्या बन जाएगा, 8 सेल्ड स्टेज फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे ऑक्टेंट। अब जब ये ऑक्टेंट बना तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर ऑक्टेंट बनने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल विच ट्रांसवर्सली डिवाइड इनटू फॉर्म ए 6 to 10 सेल स्टेज। 6 to 10 सेल स्टेज यहाँ पे फॉर्म होगी और वो जो 6 to 10 सेल स्टेज होगी यहाँ पे, वो बेसिकली हमारे कुछ इस तरीके से ये जो 6 to 10 सेल स्टेज बनी, 6 to 10 सेल स्टेज बनी, इसको बोलते हैं सस्पेंसर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंसर। और ये जो सस्पेंसर है, सस्पेंसर का जो अपर मोस्ट रीजन है, ये जो अपर मोस्ट रीजन है, इसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। इसको क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया। और ये है कई सारी सेल्स जो मैंने बोला कि 6 to 10 और 12 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गई हमारी बेसल सेल के डिवीजन से बनता है ये सस्पेंसर। और ये सस्पेंसर की अपर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया, जो न्यूट्रिशन को शक करेगा। कहां से, एंडोस्टोम से ले। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो लोअर मोस्ट सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है। अब ये जो हाइपोफाइसिस है, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जो हमारा टर्मिनल सेल्स है, टी मतलब टर्मिनल और बी मतलब बेसल सेल, तो ये जो टर्मिनल सेल्स हैं, ये टर्मिनल सेल भी माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और बन जाएगा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोएम्ब्रियो। ये बन गया आपका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोएम्ब्रियो। और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे क्या होता है, पेरिक्लाइनली डिवीजन होता है। और ये पेरिक्लाइनली डिवीजन होगा तो हमारे बन जाएंगे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर। यस, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर का यहाँ फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको याद रखना है, दोबारा एक बार ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि ये जो बेसिकली टर्मिनल सेल्स है, इस टर्मिनल सेल से क्या होगा, इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जो प्रोएम्ब्रियो का है। यहां तक मेरी बात क्लियर है। दोबारा यहां सुनिएगा, यहां मैंने बोला, गुड मॉर्निंग दीदी, यहां मैंने बोला कि ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ये क्या होगा, यहां ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और बनेगी बेसल सेल और टर्मिनल सेल। और ये बेसल और टर्मिनल सेल के अंदर फिर फर्दर इसके अंदर होगा बेसल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन और यहां पे होगा टर्मिनल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन। जब ये वर्टिकल डिवीजन होगा तो बन जाएगा 4 सेल्ड स्टेज। और ये 4 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं टी शेप्ड। ये एग्जैक्टली कैसा है, इसको बोलते हैं टी शेप्ड। ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, है ना। और इस टी शेप प्रोएम्ब्रियो बनने के बाद इसके अंदर फिर फर्दर ट्रांसफर्स और वर्टिकल डिवीजन्स होंगे और बन जाएगा 8 सेल्ड स्टेज, इसे बोलते हैं ऑक्टेंट। ये सब क्या है, ऑक्टेंट, टी शेप, दीज आर द प्रोएम्ब्रियो, है ना। इसके बाद क्या होगा कि ये हमारा जो प्रोएम्ब्रियो बना है, ऑक्टेंट स्टेज बना, इस बेसल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, सस्पेंसर बन जाएगा। और इस सस्पेंसर की अपरमोस्ट को सेल को हॉस्टोरिया और लोअरमोस्ट सेल को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये जो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये हाइपोफाइसिस का है। एंड फ्रॉम दिस टर्मिनल सेल द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो विल डेवलप। यहां तक मेरी बात क्लियर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो विल डेवलप। अब इस पर्टिकुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जिनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद सबसे पहले जो 3 लेयर, इनके अंदर क्या हो रहा है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई थी, तो जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ लेयर्स बनती है ना, और जब एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ सेल्स बनती है। ये दोनों में डिफरेंस है, नंबर ऑफ लेयर्स बनेगी और नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे जो सबसे पहले लेयर बनी उसको बोलते हैं डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन। ये जो डर्मेटोजन होती है, ये बेसिकली हमारे एम्ब्रियो की एपिडर्मिस जो बनेगी, जो आउटर कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी, वो क्या होगी, डर्मेटोजन से बनती है। दूसरा है जिसको बोलते हैं पेरीब्लेम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीब्लेम। ये पेरीब्लेम हमारा ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक, ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, कॉर्टेक्स बनेगा, एंडोडर्मिस वगैरह बनेगी, और इसके बाद जो है वो है हमारा प्लीरोम। क्या है? प्लीरोम। और ये जो प्लीरोम है ये हमारे इस एम्ब्रियो के लिए वेस्कुलर टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ये तो हमारी बात हुई, ये हमारा है स्पेसिफिकली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, और इनके अंदर है हमारे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डर्मेटोजन, पेरिग्लिम और प्लीरोम। हाइपोफाइसिस फाउंड इन फर्न। फर्न के अंदर हाइपोफाइसिस नहीं, यहाँ बेटा हाइपोफाइसिस इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो सस्पेंसर का लोअर मोस्ट सेल होता है उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ओके, तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं आगे, ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, अगर इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर 2 डिफरेंट टाइप, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के टायर होते हैं। क्या होते हैं? अपर टायर एंड लोअर टायर। अपर टायर एंड लोअर टायर, ये जो बॉल है आप ऐसे समझ सकते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो अपर टायर और लोअर टायर जो होंगे ये पूरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टायर होंगे, और लोअर टायर से ऑलवेज हमारा बनता है कॉटिलिडन्स। लेकिन यहाँ पे कॉटिलिडन के अलावा भी तो हमारे पास होते हैं हाइपोकॉटाइल, प्लीम्यूल, या कह लीजिए रेडिकल एंड प्लीम्यूल, ये भी तो बनते हैं ना। तो रेडिकल, प्लीम्यूल और कॉटिलिडन्स मिलके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो यहाँ पे ये बात है डाइकोट एम्ब्रियोजेनिक। सबसे पहले यहां तक आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए बात। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, इसके बाद जब ये डिफरेंशिएट करके बेसिकली बनता है, तो ये जो एम्ब्रियो है वो आपको एम्ब्रियो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो क्या होगा? कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इस एम्ब्रियो के रेफरेंस में। ये एम्ब्रियो आपको ये और ये हमारा बन गया कॉटिलिडन्स। ये हमारा बन गया एक एंटायर कॉटिलिडन्स, रेडिकल और प्लीम्यूल। अल्टीमेटली जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, तो ये जो हमारा आप देख रहे हो जो सस्पेंसर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा छोटा होने लगता है। ये जो सस्पेंसर वाला पोर्शन है ये क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये जो हाइपोफाइसिस वगैरह होती है, ये हाइपोफाइसिस से हमारे रूट कॉर्टेक्स बनते हैं, रूट कैप बनती है ना। हाइपो का मतलब नीचे, है ना। तो हाइपोफाइसिस है, लोअर मोस्ट सेल है सस्पेंसर की, लोअर मोस्ट सेल को बोलते हैं हाइपोफाइसिस, और उससे बनती है रूट कैप और रूट कॉर्टेक्स। तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये है हमारा प्लीम्यूल, पी फॉर प्लीम्यूल और आर फॉर रेडिकल, और ये क्या है? कॉटिलिडन्स। ये है हमारे कॉटिलिडन। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आपको यहाँ पूछ सकते हो। साहिल, संजय, निधि, अंकित, जो भी यहाँ लोग अवेलेबल हैं, अगर उनकी कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क। अदरवाइज इसको जो मैंने यहाँ तक समझाया है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग इस फिगर पे आएंगे, क्योंकि अब ये मेरी बात पूरी नहीं हुई है ना। तो यहां तक अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बोलो। ओके, ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये जो डाइकोट एम्ब्रियोजेनी है, इस डाइकोट एम्ब्रियोजेनी के अंदर मैंने लिखा कि नॉर्मल टाइप ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन द शेफर्ड पर्स। शेफर्ड पर्स के अंदर इस डाइकोट एम्ब्रियोजेनी को एक्सप्लेन किया गया है, जिसका नाम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। और इस कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस है, ये कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस बेसिकली हमारे यहाँ पे स्ट्रॉसबर्गर ने इसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर डाइकोट एम्ब्रियोजेनी को एक्सप्लेन किया। ये क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है, उसको डिस्कवर किसने किया? इस पर्टिकुलर स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट ने। इस पर्टिकुलर, क्योंकि क्रूसीफेरी के अंदर डिस्कवर किया गया, इसलिए इस तरीके के एम्ब्रियोजेनी को क्रूसीफर टाइप और ऑन ए ग्रिड टाइप भी बोलते हैं।
दिस इज कॉल्ड एज ए क्रूसिफर और ऑन ए ग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस तरीके के एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्रूसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो इनसाइड द टिश्यू होता है, इनसाइड द ओव्यूल होता है, इसलिए बोलते हैं एंडोस्कोपिक। Inside the development of embryo is endoscopic, that is apex is towards and apex is downward or towards inside। जो इसका एपिकल पार्ट होगा वो towards inside है, मतलब जिससे फर्टाइल पार्ट बनता है अगर वो inside है तो उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक, नॉट एंडोस्पोरिक, दोनों में अंतर है। एंडोस्पोरिक का मतलब होता है वो पर्टिकुलर स्पोर जो इनसाइड मतलब कवर्ड हो और इनसाइड द वॉल बने, उसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक। लेकिन यहां पे बात हो रही है एंडोस्कोपिक की। यहां पे जब भी एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो का जो एपिकल पार्ट होगा, फर्टाइल पार्ट होगा, वो कहां होगा, अंदर की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं टुवर्ड्स इनसाइड। जैसे अभी आपने देखा प्लीम्यूल, यहाँ पे अगर आप गौर से देखा तो यहाँ पे प्लीम्यूल कहां है, ये अंदर की तरफ है ना, दैट इज एपिकल पार्ट, क्योंकि इसी से क्या बनेगा, शूट सिस्टम डेवलप करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक। नेक्स्ट पॉइंट यहां डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जायगोट इज ट्रांसवर्स डिवीजन। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, द फर्स्ट डिवीजन जो जायगोट में होगा कैसा होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। मेरी बात बहुत आराम से, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है, लेकिन अगर वो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो आप वहां मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं लाइव चैट्स के थ्रू। और अभी हम लोग फिलहाल बात करें तो आराम से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जनरली आपको समझ में नहीं आता। कभी कभी ये टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तक भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं। इसका नाम है डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियन। ये जो पहला डिवीजन हुआ जायगोट में वो ट्रांसफर्स हुआ और उसके बाद बन जाएगी बेसल सेल और टर्मिनल सेल्स। बेसल सेल होंगी माइक्रोपाइल की तरफ और टर्मिनल सेल्स होती है चलाजर एंड की तरफ। मैंने वहां कोई ओव्यूल नहीं बनाया। अगर हम यहाँ ओव्यूल की बात करें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये हमारा ओव्यूल कुछ ऐसे बनेगा और यहां पे जो ओव्यूल के अंदर ये बनेगा, जस्ट अ मिनट, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये सस्पेंसर क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये हमारा सस्पेंसर तो खत्म हो जाएगा और ये हॉर्सशू शेप, चलिए इसे आगे बनाते हैं। हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो जो यहां बनेगा उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो फिर हम लोग यहां आगे बात कर रहे हैं कि ये जो बेसल सेल है ये फर्दर ट्रांसवर्स डिवाइड करेगी और जब ये ट्रांसवर्स डिवाइड करेगी और टर्मिनल सेल के अंदर जब लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल डिवीजन होंगे तो 4 सेल स्टेज बन जाएगी, उसको बोलते हैं टी शेप्ड, टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। मैंने बोला था कि अगर बेसल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो क्या होगा, 2 सेल बनेंगे, अगर टर्मिनल सेल के अंदर डिवीजन होगा तो वहां भी 2 सेल बनेंगे, कितने बन जाएंगे, 4 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं टी शेप्ड स्ट्रक्चर, लाइक दिस। ये आपका बन गया टी शेप्ड, बनाना। और इसके बाद इससे क्या होगा, 8 सेल स्टेज बनेगा, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। द बेसल सेल डिवाइडेड ट्रांसवर्सली और ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म ए 16 to 10 सेल स्टेज सस्पेंसर। यहां पे हम लोगों ने ऑक्टेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, यहां पे आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस बेसल सेल इज डिवाइडेड टू फॉर्म ए फर्दर 4 सेल्स बन जाएंगी और उस पर्टिकुलर ऑक्टेंट के अंदर, उस टर्मिनल सेल के अंदर फिर एक लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल डिवीजन होगा परपेंडिकुलर उसके और बन जाएगा 8 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं ऑक्टेंट। यहां तक क्लियर है। अब वो ऑक्टेंट जब बन गया तो उस ऑक्टेंट के अंदर 8 सेल्स हैं, तो जो बाकी हमारी बेसल सेल है उनके अंदर डिवीजन होगा और बन जाएंगे 6 to 10 सेल सस्पेंसर। क्या बन जाएगा, 6 to 10 सेल स्टेज सस्पेंसर। और जब ये 6 to 10 सेल स्टेज सस्पेंसर बन गया तो उसके अपर मोस्ट सेल्स ऑफ सस्पेंसर को हम लोग बोलते हैं वास्कुलर सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्टोरिया। और ये हॉस्टोरिया क्या करेगा, ये हॉस्टोरिया हमारे न्यूट्रिशन को जो एंडोस्पर्म के अंदर बना होगा वहां से न्यूट्रिशन को क्या करेगा, सब करेगा। लोअरमोस्ट सेल को हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और ये करता क्या है, ये हमारा रेडिकल्स को और रूट कैप को, रूट कॉर्टेक्स को यहाँ पे फॉर्म करता है। बेसिकली क्या करता है, रूट कॉर्टेक्स रूट कैप को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो ये बात मेरी क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हाइपोफाइसिस से रूट कैप बनेगा और रूट कॉर्टेक्स बनेगा और रेडिकल का फॉर्मेशन भी यहां से हो सकता है। दूसरी चीज की यहां पे हम लोगों ने बात की कि ये जो हमारा डाइकोट एम्ब्रियो है, यहाँ पे 2 एपिकल सेल फर्स्ट डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली, है ना,
at right angle to each other, first one, then the transverse and periclinal division will take place. मैंने बोला ना periclinal division होगा और क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, इनके अंदर कितने जोन होंगे, इनके अंदर 3 डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी, जो बनेगी डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। जो डर्मेटोजन, पेरिबिलियम और प्लीरोम, डर्मेटोजन से बनेगा हमारा एपिडर्मिस, है ना, उससे क्या बन जाएगा एपिडर्मिस। पेरिबिलियम से क्या बनेगा, ग्राउंड टिश्यू, और प्लीरोम से बनता है वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, है ना। तभी तो हमारे इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को सप्लाई मिलेगी फूड की और वाटर की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, यहाँ पे एक और मुझे लगता है, आई थिंक आज एक स्लाइड्स मिस हो गई है, यहाँ पे फर्दर एक बार चेक कर लूं। ओके, एक से यहाँ पे स्लाइड्स मिस हो गई है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस डाइकोट एम्ब्रियोजेनी की, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि ये जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो हमारा फॉर्म हो गया डाइकोट के अंदर। लेकिन अभी एक मेरी बात यहाँ कंप्लीट नहीं है कि ये जो स्ट्रक्चर बना, जो कॉन्टिनेंट्स बना अपर टायर और लोअर टायर से, तो यहाँ पे जो अपर टायर या लोअर टायर होगा, यहाँ क्या बनेगा, कॉन्टिनेंट्स बनेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बनेंगे, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन। यहां तक बात क्लियर है मेरी। यहाँ पे रेडिकल और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होगा और लोअर टायर से कॉन्टिनेंट बनेगा और क्या बनेगा, प्लिन्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, प्लिन्यूल का फॉर्मेशन होगा इस लोअर टायर से। अल्टीमेटली हमारा जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो फाइनली हमारा जब ये ओव्यूल होगा, तो इस ओव्यूल के अंदर ये हमारा कुछ ऐसे ओव्यूल है, और ये जो एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो बन रहा है ओव्यूल के अंदर। ये हमारा एम्ब्रियो बना है इस ओव्यूल के अंदर, और ये हमारा है सस्पेंसर। ये सस्पेंसर जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है न्यूट्रिशन लेने के बाद। और ये हमारा है ओव्यूल, है ना। तो ये जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है हमारा, दिस एम्ब्रियो इज हॉर्सशू शेप। ये जो एम्ब्रियो हमारा दिखाई दे रहा है वो हॉर्सशू शेप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा 2 क्वाड्रेंट्स जो बाइफरकेट हैं, अलग अलग हैं, ये 2 क्वाड्रेंट्स, ये है हमारा प्लिम्यूल और ये है नीचे रेडिकल, और ये क्या है, ओव्यूल, है ना। और ये ओव्यूल बदल किस में गया, सीड में, क्योंकि अब तो हमारा एम्ब्रियो भी बन गया ना। तो जब एम्ब्रियो की बात आती है तो हम लोग इसलिए बोलते हैं इंटरमेंटेड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल विद एन एम्ब्रियो नोन एज सीड। ये है हमारी डाइकोट एम्ब्रियोजेनी की बात। यहां तक अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, सो यू कैन आस्क। अरसलान, संजय, निधि, साहिल, अंकित, सृजन, if any doubts, so you can ask the question from this dicot embryogeny. Yes, tell me. इस डाइकोट एम्ब्रियोजेनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है, तो फटाफट यू कैन आस्क, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है और ये जो फिगर है, ये आपको अभी मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो वहां पे आपको अवेलेबल होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में डिटेल में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकता है, और अदरवाइज तो ऑब्जेक्टिव में तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला डिवीजन होगा ट्रांसवर्स, बनेंगे 4 सेल 8 सेल स्टेज, बनेगा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर 6 to 10 सेल स्टेज जो बना, विच इज सस्पेंसर। और ये जो सस्पेंसर है वो क्या है, अपर मोस्ट को हॉस्टोरिया और लोअर मोस्ट सेल को हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जिससे रूट कैप रूट कॉर्टेक्स बनता है।
ओके, तो यहां तक मुझे कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, फटाफट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अनुभव, ओके, आज फिर शिवम नहीं दिखाई दे रहा, ये दोनों बच्चे बड़े इर्रेगुलर हैं। ओके मायशा, ओके, तो मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये इसको डिस्क्राइब भी कर दिया, लिखे हुए को भी डिस्क्राइब कर दिया। अब हम लोग को बात करें इस मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के रेफरेंस में, और इस मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के रेफरेंस में जो बात करेंगे उसमें हम लोग कुछ और पहले इसको डिस्क्राइब बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब बात किसकी करनी है? मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी की। किसकी बात करनी है? मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी की। और ये मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी जो है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा मोनोकॉट प्लांट के अंदर, इसलिए मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी जिसको सेजिटेरिया प्लांट के अंदर एक्सप्लेन किया गया था। कोई साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ वो साइंटिस्ट के नेम उतने ज्यादा फेमस नहीं है और आपके लेवल में क्वेश्चंस जो है वो पर्टिकुलर मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के रेफरेंस में नहीं पूछते। तो हम लोगों को बात किसकी करनी है? मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी की। यहाँ पे कुछ स्टेज होंगी और वो स्टेज जो यहाँ पे डेवलप होती हैं वो ऑलरेडी सेम होती हैं जैसे डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी के देखने को मिला। कैसे? कि यहाँ पे जो डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के अंदर सेम उसी तरीके से जो जायगोट बना, इस जायगोट के अंदर क्या होगा? पहला डिवीजन होगा जो ट्रांसवर्सली होगा, है ना? और जब ये ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो वही दोनों सेल्स बन जाएंगी बेसल सेल और एपिकल सेल, दैट इज बी फॉर बेसल एंड टी फॉर टर्मिनल सेल। ये जो बेसल और टर्मिनल सेल्स बनेगी, बेसल सेल के अंदर फिर फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और टर्मिनल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल डिवीजन होगा, तो बन जाएंगे आपके ये फोर सेल्ड स्टेज लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड टी शेप्ड। इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप्ड, दैट इज ए फोर सेल्ड स्टेज, है ना? और ये जो फोर सेल्ड स्टेज बना, इसके बाद बनेगी एट सेल्ड स्टेज जिसको बोलते हैं ऑक्टेंट। और यहाँ भी सेम उसी तरीके से इस बेसल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे और अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फिर उसी तरीके से ऑक्टेंट स्टेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑक्टेंट फेज। दैट इज फोर सेल्ड और ये है फोर सेल्ड, है ना? दैट इज कॉल्ड द एट सेल्ड स्टेज, एट सेल एंड व्हिच इज कॉल्ड एज ऑक्टेंट। ये ऑक्टेंट बन गया। ये जो ऑक्टेंट बना, इसके बाद ये जो आपका बेसल सेल है ये फर्दर यहाँ पे टर्मिनेट, मतलब यहाँ पे फर्दर ये डिफरेंशिएट नहीं करता 6 to 10 सेल स्टेज में। तो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टोरिया डेवलप नहीं होता, सस्पेंसर बेसिकली, नॉट हॉस्टोरिया, यहाँ सस्पेंसर डेवलप नहीं होता। अब अल्टीमेटली क्या होता है? यहां पे होता है डिफरेंशिएशन होती है, डेवलपमेंट। अल्टीमेटली यहाँ जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ये जो एम्ब्रियो बना वो एम्ब्रियो आपका कुछ दिखाई देगा ऐसा। दिस इज एम्ब्रियो। और ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ऊपर, ये है हमारा हॉस्टोरिया, क्योंकि सस्पेंसर विच इज नॉट टू मच डेवलप। तो यहाँ हॉस्टोरिया कैसा है? हॉस्टोरिया तो होगा, अरे अल्टीमेटली हमें न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को। यहाँ ये क्या है? हॉस्टोरिया। और सस्पेंसर उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, इसलिए केवल हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हाइपोफाइसिस वगैरह उतनी डेवलप नहीं होती, सस्पेंसर इज नॉट वेल डिफाइंड। इसके बाद यहाँ पे जो एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो के अंदर मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो कैसा है? एंडोस्कोपिक है। इसका मतलब है कि जो हमारा फर्टाइल पार्ट है वो कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो ये हमारा हो गया फर्टाइल पार्ट और ये हमारा अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे ये क्या है? प्लीम्यूल, और ये क्या है? रेडिकल, है ना? और ये है क्या? दैट इज ए प्रो एम्ब्रियो। और ये प्रो एम्ब्रियो का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ कह सकते हैं जैसे ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। सेम उसी तरीके से जैसे वहां भी दो टायर थे, ऐसे यहां भी दो टायर होंगे, और ये जो दोनों टायर होंगे, ये दोनों टायर जो होंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अपर टायर एंड लोअर टायर। ये जो अपर और लोअर टायर है, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे अभी कुछ देर पहले ही बोला कि ये जो अपर और लोअर टायर है, अपर टायर इज ऑलवेज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, प्लीम्यूल और हाइपोकोटाइल, यहां पे बात करें। और ये जो लोअर टायर है, इट इज ऑलवेज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलिडेंस। ये क्या करेगा? कॉटिलिडेंस का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो कॉटिलिडेंस बनते हैं कितने होंगे? एक कॉटिलिडेंस बनता है, इसलिए बोलते हैं ना मोनोकॉट्स। दूसरी चीज की जो अपर टायर है, वो अपर टायर से क्या बनेगा? यहाँ पे तीन चीजें बनेगी, वहां बनती थी रेडिकल, तो यहाँ पे बनेगा रेडिकल।
वहां बना था हाइपोकर्टाइल, यहां भी बनेगा हाइपोकर्टाइल, है ना, पूरा ये देते हैं हाइपोकर्टाइल। और तीसरा जो पार्ट है वो बनेगा यहाँ पे क्या, प्लीम्यूल। अपर टायर से रेडिकल, प्लीम्यूल और हाइपोकर्टाइल का फॉर्मेशन होना है। और ये जो लोअर टायर है इससे क्या बन गया, हमारा यहाँ बन गया इस पर्टिकुलर लोअर टायर से कॉटिलिडन्स। तो इन मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी, इस मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के अंदर जो कॉटिलिडन्स होते हैं, जो सिंगल कॉटिलिडन्स होगा वो सील्ड शेप होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सील्ड शेप। और ये जो सील्ड शेप कॉटिलिडन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैक्यूटेलम। क्या बोलते हैं, सैक्यूटेलम बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया। तो ये जो डाइकोट एम्ब्रियोजेनी और मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी होगी, 3 पॉइंट तो होंगे होंगे, रेडिकल, प्लीम्यूल और कॉटिलिडन से मिलकर बनता है एम्ब्रियो। तो ये मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी का स्ट्रक्चर है जहां पे हमारा डेवलपमेंट मैंने आपको यहाँ पे शो किया। और दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो किसका था, डाइकोट एम्ब्रियोजेनी का। एक बार यहाँ पे हम लोग फिर इसको ध्यान से इसको डिस्क्राइब करते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी है इसके अंदर डाइकोट, जस्ट मिनट, यहां पे जो डाइकोट एम्ब्रियोजेनी है वो जाइगोट इलोंगेट एंड डिवाइड ट्रांसवर्सली। जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा तो बेसल और टर्मिनल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जो वहां मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज की जो बेसल सेल है ये टुवर्ड्स मैक्रोपाइल एंड होगी और लार्जर स्वेलन होगी, और वेजिकल सस्पेंसर सेल्स होती हैं जो उतनी डेवलप नहीं होती, है ना। इट मे फंक्शन एज ए हॉस्टोरियम, ये हॉस्टोरियम की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मैंने बोला कि जब डाइकोट एम्ब्रियोजेनी से मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी का फॉर्मेशन हुआ तो मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी में बेसल सेल से सस्पेंसर नहीं बना, डेवलप, एंड विच आर एंटायर विच एक्ट एज ए हॉस्टोरियम। और हॉस्टोरियम का काम वही होता है, न्यूट्रिशन सक करना। टर्मिनल सेल्स डिवाइड करती है वर्टिकली एंड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 8 सेल्ड स्टेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो, जिसको बोलते हैं ऑक्टेंट, एंड लेटर ऑन फ्रॉम व्हिच द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इज डेवलप्ड। मैंने बोला ना, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम एज इट इज हमारा प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, जिसको बोलते हैं 8 सेल्ड स्टेज ऑक्टेंट, और उसको बोलते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है तो उसके अंदर भी क्या होंगे, 2 डिफरेंट टायर होंगे, विच में भी द अपर टायर और विच में भी द लोअर टायर। ऊपर और नीचे 2 टायर होंगे, और वो टायर क्या करते हैं, दिस टायर ऑफ अपर टायर अंडरगोस a series of the division to form a plumule, hypocotyl and radicle। अपर टायर क्या करेगा, यहाँ पे रेडिकल को, प्लीम्यूल को और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा। और लोअर टायर क्या करेगा, यहाँ पे सिंगल सील्ड शेप कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसको सैक्यूटेलम बोलते हैं। यहां तक बिल्कुल एज इट इज वही सारी चीजें थी जो मैंने यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन की। इस स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसी को मैंने वहां पे लिख करके और दोबारा आपके सामने एक बार रिप्रेजेंट किया कि ये जो मैंने बोला है वो सेम उसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना। ये हमारा है डाइकोट एम्ब्रियोजेनी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉटिलिडन्स होते हैं which grow rapidly and push terminal and push the terminal plumule to one side। जो टर्मिनल प्लीम्यूल होता है जो अंदर की तरफ उसको पुश कर देता है वो क्या होता है, and lies in the depression, push the terminal plumule to one side and lies in a depression। वो डिप्रेशन के अंदर अगर आपने देखा हो अभी तो यहाँ पे वो डिप्रेशन के अंदर एक तरीके के इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, सॉरी ये यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज ए प्लीम्यूल। तो आगे जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लीम्यूल से क्या बनेगा, यस प्लीम्यूल से क्या बनेगा, शूट सिस्टम, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट सिस्टम। यहां तक अगर आपको कुछ पूछना हो, थीका शेप यहाँ पे नहीं है बेटा, यहाँ थीका शेप क्या होती है, यहाँ पे थीका शेप नहीं है, सिल्ड शेप बोलते हैं। अगर आपको याद होगा जियामेज का स्ट्रक्चर, तो जियामेज के अंदर भी कुछ हमने ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर के बारे में बोला था कि जो एपिथेलियल लेयर थी वो स्टार्ची एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट कर रही थी, और वहां पे उसको बोला था सिंगल सेल शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज सैक्यूटेलम। तो यहाँ पे साहिल राव, यहाँ मुझे एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे अगर आपका कोई स्पेसिफिक दूसरा क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। अदरवाइज यहाँ थीका से कोई रिलेटेड नहीं है, वो अपर कोलम थीका जो आप बात कर रहे हो विच इज एम्ब्रियो ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का एम्ब्रियो जो होता है वो फुल सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है, और जो कैप्सूल होता है वहां पे 3 रीजन होते हैं। वहां होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं एपोफाइसिस, थीका एंड अपर कोलम। वहां पे 3 मेन पार्ट होते हैं, है ना।
मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, जिसको बोलते हैं थीका, अपरकुलम और एपोफाइसिस रीजन बोलते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं। साहिल, मायशा, संजय, अनुभव, साहिल, आज तक का बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस हैं। आज पता नहीं क्या रीजन है, आई डोंट नो, विच में भी देयर एनी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन आल्सो। सो कई सारे लोग एब्सेंट हैं, कोई बात नहीं, अगर वो एब्सेंट है तो वो लोग अपने वीडियोस चैट के थ्रू वहां पे उन सब चीजों को मैनेज कर लेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के रेफरेंस में। इफ यू एनी डाउट्स तो फटाफट मुझे चैट करके, आप कोई भी क्वेरीज है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो फटाफट मुझसे आप पूछ लीजिए कि सर इसका मतलब क्या है। यस, टेल मी। संजय, साहिल, मायशा, अनुभव, अंकित, सृजन, निधि, सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो मुझे फटाफट मुझे चैट करके यहाँ बताइए कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है, मुझे ये चीज पूछनी है। ओके, अब यहाँ पे बात करनी है कि ये जो हमारा बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में डिफरेंसेस के बारे में पूछ लेता हूँ, कुछ बच्चे डायरेक्ट बोल देना सर ये आपने डिफरेंस नहीं बताया। डिफरेंस तो मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे डिफरेंस तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ एक बार मैंने यहाँ पे लिख के भेजा हुआ है कि दिया हुआ है। तो डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी के अंदर सबसे मेन बेसिक डिफरेंस है कि वहां पे दो कॉन्टिनेंट्स होंगे या सिंगल कॉन्टिनेंट्स होंगे, लेकिन इससे और भी कई सारे डिफरेंस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस की बात करते हैं कि जो बेसल सेल होती है वो 6 to 10 सेल स्टेज सस्पेंसर को फॉर्म करती है। आपने देखा कि जो बेसल सेल होगी, जब वो डिवाइड करती है ट्रांसवर्सली, तो फाइनली क्या होता है कि वो 6 to 10 सेल इससे सस्पेंसर बना देता है, जिसके अपर मोस्ट सेल को हॉस्टोरिया और लोअर मोस्ट सेल को क्या बोल देते हैं, हाइपोफाइसिस। ये जो बेसिकली मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी होती है, इस मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के अंदर बेसल सेल विच फॉर्म ए सिंगल सेल सस्पेंसर, जो बहुत लेस डेवलप्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, लेस डेवलप्ड। और जब ये लेस डेवलप्ड होगा तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली दैट इज ए हॉस्टोरिया या हॉस्टोरियम का फॉर्मेशन हो जाता है। हॉस्टोरियम मतलब सिंगल, ये एक्ट करता है हॉस्टोरियम की तरह। तो आपको मेरी यहां तक बात तो क्लियर हो गई कि हॉस्टोरियम क्यों बनता है, क्योंकि वो सस्पेंसर सिंगल सेल्स। टर्मिनल सेल्स जो प्रोड्यूस होती हैं, विच टर्मिनल सेल्स प्रोड्यूस द एंटायर एम्ब्रियो एक्सेप्ट रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के बेसिकली यहां पे टर्मिनल सेल से पूरा पूरा एम्ब्रियो बन जाता है, जबकि यहां पे टर्मिनल सेल्स प्रोड्यूस द एंटायर एम्ब्रियो। इस टर्मिनल सेल से पूरा एंटायर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा मोनोकॉट के अंदर, जबकि इस पर्टिकुलर डाइकॉट के अंदर जो हमारा रेडिकल है उसको छोड़ के पूरा डेवलपमेंट होता है हमारा एंटायर एम्ब्रियो एक्सेप्ट रेडिकल। इसलिए मैंने आपको याद होगा, मैंने अभी बोला था कि जो हाइपोफाइसिस होती है वो रूट कैप को, वो रेडिकल को फॉर्म करती है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो जनरली टर्मिनल सेल्स के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होता है जनरली वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होता है, जबकि फर्स्ट डिवीजन ऑफ द टर्मिनल सेल इज ट्रांसवर्स। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट बनते हैं। फोर सेल्ड स्टेज वहां भी, फोर सेल्ड स्टेज यहाँ। ओके, यहां पे दो क्वाड्रिलेंस होते हैं, सकुटेलम नहीं बनता। यहां पे सकुटेलम का फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पे दो क्वाड्रिलेंस होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, जबकि यहां पे वो एक्चुअली वर्ड वहां ना लिख के यहां लिखा होना चाहिए था। टैब की वजह से ये प्रॉब्लम्स है। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सकुटेलम। ये सकुटेलम का फॉर्मेशन होगा, मतलब मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के अंदर क्या बनता है, सकुटेलम बनता है, और इस डाइकोट एम्ब्रियोजेनी के अंदर क्या बनता है, टू क्वाड्रिलेंस का फॉर्मेशन होता है। यहां तक मेरी बात क्लियर है। अब अल्टीमेटली यहाँ पे प्रीम्यूल्स टर्मिनल होगा, यहाँ पे प्रीम्यूल्स लिटरल इन पोजीशन होता है, इसलिए बोला था लिटरल इन डिप्रेशन में प्रेजेंट होगा, है ना। और यहाँ पे प्रीम्यूल्स होता है टर्मिनल इन पोजीशन। तो यहाँ पे दोनों के अंदर ये जो डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी में मेन बेसिक डिफरेंस है, वो शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अगर यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे फटाफट चैट करके मुझे मैसेज जरूर कर दीजिए। यहाँ पे अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मैसेज जरूर करिए कि इसका सर मतलब क्या है, या कोई भी क्वेरीज हो जो आपको पूछना हो तो फटाफट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। यस, टेल मी। अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे चैट करके फटाफट यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर इसका मतलब क्या है। यस, टेल मी फास्ट।
यस बेटा, फटाफट मुझे अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो फिर मैं आगे बात करता हूं। अल्टीमेटली जब हमारा एम्ब्रियो बन जाएगा तो ओविल बदल जाएगा सीड में और ओवरी बदल जाएगी फ्रूट में, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो बात मैं आगे बात करने जा रहा हूं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे इसको कई बार डिस्कस किया है। फ्लावर में जब आपने पढ़ा था सीड, तो वहां भी मैंने इस फ्लावर को जब वहां पे हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी की बात की थी, तो वहां पे मॉर्फोलॉजी में सीड के बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, है ना। यहाँ पे हम लोग फटाफट इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन फिर फर्दर एक बार वहां पे लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ये जो सीड है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, सीड जो है दैट इज ए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज ए फाइनल प्रोडक्ट। जब शादी हो गई, ठीक, तो बच्चे होंगे और बच्चे क्या है यहाँ पे सीड। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ओविल किस बदल गया, सीड में। तो सीड दैट इज ए सेक्सुअल प्रोडक्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड ऑफनली इट इज डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड दैट फॉर्म्स इनसाइड द फ्रूट। ये जो सीड होते हैं ये बनेंगे कहां, फ्रूट के अंदर। तो हमारा इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे तो सीड बदल जाएगा ओव्यूल में और ओवरी बदल जाएगी फ्रूट। ये जो सीड होते हैं ये टिपिकली हमारे यहाँ पे सीड कोट होते हैं। अगर हम लोग यहाँ एक बात लिख दें, वैसे तो मैंने कई बार डिस्क्राइब की है, सीड जो होगा, सीड की जो कवरिंग होगी उसमें एक आउटर और एक इनर कवरिंग होती है। एक होती है आउटर और एक होती है इनर। तो इनर कवरिंग को या इनर जो सीड कोट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेगमेन, और जो आउटर सीड कोट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। ये सीड कोट की बात हो रही है, जो प्रोडक्टिव लेयर है ये सीड कोट में आउटर को टेस्टा और इनर को टेगमेन बोलते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सीड है जिसके अंदर कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो होगा तभी वो सीड मेन होगा, अदरवाइज वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, उसकी वायबिलिटी पीरियड भी कोई यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो सीड टिपिकली विच कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडेंस, रेडिकल, प्लीम्यूल या एम्ब्रियो एक्सिस। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, ये जो सीड है ये सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, और वो एम्ब्रियो किस में बना होगा, यहाँ पे केवल मेंशन किया हमने एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडेंस। तो यहाँ रेडिकल, प्लीम्यूल, कॉटिलिडेंस से मिलकर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर। ये जो मैच्योर सीड है, ये मैच्योर सीड आपको भी पता है कि नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। इन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस की अगर बात करें तो इनको हम लोग एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, क्यों, क्योंकि ये पल्सेस में प्रेजेंट होते हैं, पल्सेस में, ग्राउंडनट में, चना में, अरहर में, मूंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खाना कहां स्टोर होता है, कॉटिलिडेंस में, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं रहता, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, है ना। और बात करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड की, तो एंडोस्पर्मिक सीड है तो वहां तो एंडोस्पर्म के अंदर फूड मटेरियल स्टोर्ड है, और ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन तक वहां पे एंडोस्पर्म दिखाई देगा, एंडोस्पर्म रहेगा बेसिकली। तो रिटेन द पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, और अल्टीमेटली एग्जांपल हो जाएगा जिया में, वीट, बार्ले, कैस्टर और सनफ्लावर। ये सारे वो पर्टिकुलर प्लांट हैं जिनके अंदर जो सीड है वो कैसा है, एंडोस्पर्मिक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए एंडोस्पर्मिक। ये सीड है एंडोस्पर्मिक, और ऊपर वाला सीड था नॉन एंडोस्पर्मिक, जो हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद बने, अगर वो उसके अंदर खाना स्टोर्ड है कॉटिलिडेंस में तो नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस। और अगर खाना स्टोर्ड है एंडोस्पर्मिक तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एक और बात आपको याद होगी, मैंने बोला था ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर के अंदर होता है पेरिस्पर्मिक सीड। ब्लैक पेपर के अंदर प्रेजेंट होता है पाइपर नाइग्रम जिसे बोलते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है पेरिस्पर्मिक सीड विच इज अ रेमिनेंट पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। बचा हुआ न्यूसेलस जो है वहां पे एक पर्टिकुलर परसिस्टेंट नेचर का होता है, उस सीड के सराउंडिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड विच इज अ परसिस्टेंट न्यूसेलस इन पेरिस्पर्म, एज पेरिस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी बात थी सीड के डिफरेंस में, या हमारी बात थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के
रेफरेंस में। यहां तक अगर किसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के रेफरेंस में कोई चीज पूछनी हो सो फटाफट यू कैन आस्क। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के रेफरेंस में अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। यस, टेल मी फास्ट। यस, टेल मी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फटाफट हम लोग आगे बात करें। संजय ने बोला क्लियर है, लेकिन तो मुझे लगता है लास्ट टाइम की बात थी, कोई बात नहीं। यहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया था कुछ इस तरीके से। किसका है ये हमारा स्ट्रक्चर है चने का। इसको वॉश कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो चना है हमारा, इस चने के अंदर अगर आपको याद होगा तो हाइलम था और ये माइक्रोपाइल, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और ये क्या है? हाइलम। तो जो माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइल क्या करता है? ये स्मॉल पोर होता है जो सीड कोट के ऊपर प्रेजेंट होता है, विच इज हेल्प फॉर एंट्री ऑफ वाटर एंड विच इज हेल्प फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा माइक्रोपाइल है जो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। लेकिन जब हमारा ये सीड बन जाता है तो ये जो सीड है ये बेसिकली डॉर्मेंट फेज में पड़ा होता है, क्योंकि जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं करता। और हर किसी सीड की जर्मिनेट करने की जो पीरियड है बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज हैविंग ए कैपेबिलिटी टू वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब जर्मिनेट। तो यहाँ पे जो सीड होते हैं, कई सीड ऐसे होते हैं जो सालों तक जर्मिनेट नहीं करते, कुछ सीड ऐसे भी हैं जो 2000 साल, 90 साल, 100 साल तक जर्मिनेट नहीं करते। उनकी वायबिलिटी पीरियड ऑफ सीड विच में भी डिफरेंट। जैसे आपको याद होगा मैंने पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में आपको बताया था कि जो पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड होता है वो आधे घंटे से लेकर महीने तक का हो सकता है, यहां तो सालों तक का हो सकता है ना। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर माइक्रोपाइल के रेफरेंस में और इस पर्टिकुलर कराची की सीड के रेफरेंस में। तो जो माइक्रोपाइल होगा which remains as a small pores in the seed coat and which facilitate the entry of oxygen and water molecules into seed। जब सीड का जर्मिनेशन होगा तभी तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज पड़ा हुआ है। अरे हमारे और आपके घर में चना, राजमा, छोले, साबुत दालें सब क्या होती है? पड़ी रहती है। तो क्या वो जर्मिनेट कर जाती है? नहीं ना, क्योंकि तो कंटेनर में कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली। अगर उनको हल्का सा मॉइस्चर मिल जाए, वाटर मिल जाए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाए, सॉइल मिल जाए, सॉइल नहीं मिलती है तब भी वो जर्मिनेट कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और वाटर। दूसरी चीज की ये जो बेसिकली सीड होते हैं, दैट सीड व्हेन द सीड इज मैच्योर, जब ये सीड मैच्योर होंगे देन इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। कभी आपने देखा होगा जो आजकल हरी मटर मिल रही है, उस हरी मटर को बोरे में भर के, कंटेनर में भर के नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? अनराइपेंड फ्रूट, अनराइपेंड सीड है, मैच्योर सीड नहीं है। और जब वो फली हमारी पक जाएगी, जब वो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा फ्रूट, तो वहां पे दाने कैसे हो जाएंगे? मैच्योर, विच बिकम्स मैच्योर सीड। और उस मैच्योर सीड के अंदर वाटर कंटेंट कैसा होगा? कम से कम होता है। इतना वाटर कंटेंट होता है कि वो रेस्पायर कर सके, एंजाइम बिकम्स एक्टिव। इतना पानी होता है जो एंजाइम क्या हो? एक्टिव रहे और हमारा रेस्पिरेशन स्लोली स्लोली होता है। तो वही लिखा कि मैनी सीड्स when the seeds are mature its water content is reduced and the seed becomes relatively dry। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास यहाँ प्रेजेंट होता है। जो रिलेटिवली यहाँ पे मॉइस्चर ये जो रिड्यूस है वो 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास प्रेजेंट होगा which is help for the enzymatic activities and यहाँ पे ये रिलेटिवली ड्राई होता है। आप याद रख सकते हैं मटर की तरह, चने की तरह, है ना। दूसरी चीज की यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ फैमिली स्लो डाउन। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे होते हैं? स्लो डाउन हो जाती है। कभी देखिए चने को बेसिकली अगर आप नॉर्मली सॉइल के अंदर रख दिए, मॉइस्चर अवेलेबल करा दिए, जर्मिनेट कर दिए उसे, ठीक, तो जर्मिनेट होगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी डिफरेंट। लेकिन जब इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो है, वाटर कंटेंट रिड्यूस है, ड्राई फॉर्म में है वो सीड, तो वो जो एम्ब्रियो होता है विच में भी एंटर इन द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। वो एम्ब्रियो किस में चला जाता है? इनएक्टिविटी फेज में हो जाता है। उस सीड को बोलते हैं डोरमेंसी फेज। तो हमारा सीड क्या हो गया? डोरमेंसी फेज में चला गया।
मेरी बात समझ आ रही है? ये सीड किस में चला गया? डोरमेंसी फेज में चला गया। जैसे ही सीड को, डोरमेंसी का मतलब फिर ध्यान से समझ लीजिए कि जब हमारा सीड मैच्योर हो गया, वाटर कंटेंट रिड्यूस कर गया और इतना पानी है कि उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, इतना पानी है कि उसके अंदर रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाए। तो अल्टीमेटली जब आदमी सोता है तो क्या हो जाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। यहां पे हो गई ये पर्टिकुलर फेज जहां पे एम्ब्रियो इनएक्टिव होगा, जहां एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, उस फेज को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी वाली फेज है जहां पे एम्ब्रियो कैसा है? इनएक्टिव। इन फेवरेबल कंडीशन, जब ये फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होगी, एडिक्वेट मॉइस्चर होगा, अमाउंट मॉइस्चर का अच्छा होगा, ऑक्सीजन होगी, सुटेबल टेम्परेचर होगा, तो ये जो सीड है विच बिकम्स जर्मिनेट। तो क्या करेगा? सीड हमारा जर्मिनेट कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सीड क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। और जब ये हमारा सीड जर्मिनेट कर जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? सीड का जर्मिनेशन, आपको पता है कि जो सीड का जर्मिनेशन है वो 3 टाइप का होता है। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं इपीजियल, क्या बोलते हैं? इपीजियल। और दूसरा जिसको बोलते हैं हाइपोजियल है। और लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ही हमारा थर्ड टाइप का भी देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं विविपेरी। और अगर आपको याद हो क्लास सीड की, वहां तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया। वो पर्टिकुलर सीड जिनके अंदर कॉन्फिडेंस सॉइल सरफेस के बाहर आ जाए तो बोलते हैं इपीजियल सीड जर्मिनेशन, लाइक टैमरिंडस। अगर हम बात करें पल्सेस, यहां बात करें हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन की, तो लाइक व्हीट, लाइक जियामेज, जहां पे एंडोस्पर्म, जहां पे एंटायर सीड के कॉन्फिडेंस कहां होगी? जस्ट बिलो द सॉइल होंगे, ऊपर नहीं आएंगे, नीचे रहेंगे। हाइपोजियल, जस्ट बिलो द सॉइल वहां रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज्यादातर दलदल में ग्रो करते हैं, जहां मार्सी सॉइल होती है। वहां पे अगर प्लांट की बात करें तो वो प्लांट अगर उनका गिरेगा तो दलदल में फंस जाएगा। इससे क्या होता है? वहीं वो प्लांट के अंदर इनसाइड द फ्रूट ऑन प्लांट जर्मिनेट कर जाता है, और वो फिर फर्दर जब नीचे दलदल में गिरता है तो जर्मिनेट तो हो ही चुका है, अल्टीमेटली वो नेक्स्ट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भी कर सकता है। इतनी बात हम लोगों की आज यहाँ पे हुई इस सीड डोरमेंसी के रेफरेंस में। ये वाइबिलिटी सीड्स के रेफरेंस में और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट कमिंग सेशन में, नेक्स्ट कमिंग टर्न पे डिस्कस करेंगे। और आज है, क्या है? थर्सडे टू सॉरी, आज है थर्सडे और हम लोग बात करते हैं सैटरडे के रेफरेंस में। तो सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी, तो ऑल द क्लास इज सस्पेंडेड फ्रॉम टिल सैटरडे टू ट्यूसडे। 19, 20, 21 तारीख तक कोई क्लास नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? 19, 20, 21 तक कोई क्लास नहीं होगी, ना सार्थक टेस्ट सीरीज होगी, ना हमारी ये परफेक्ट ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे थे सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ कहना चाहिए 12th एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे और 11th को, तो ये दोनों क्लास सैटरडे टू ट्यूसडे तक सस्पेंड हो जाएंगी बिकॉज इन माय फैमिली सम मैरिज फंक्शन। तो इसकी वजह से हम लोग आगे बात करेंगे आफ्टर ट्यूसडे, दैट इज वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। लेकिन अभी शुक्रवार तक मतलब कल क्लास होगी और कल सार्थक टेस्ट सीरीज का 13 पार्ट वी विल कंप्लीट। 13वां पार्ट हम लोगों को कंप्लीट करना है, वो कल कंप्लीट करेंगे। और कल क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो काफी हद तक आगे हो गया, एम्ब्रियोलॉजी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात चल रही थी, इस समय बीच बीच में कई सारे न्यूमेरिकल कराए थे क्वेश्चन में। यस डेफिनेटली। तो अभी यहाँ पे जो मेरा पार्ट बचा हुआ है वो हार्डली 1 लेक्चर 2 लेक्चर का बचा हुआ है, इसमें हम लोग उनको बात करनी है न्यूमेरिकल्स के रेफरेंस में, यहाँ पे छोटे छोटे और टर्म्स है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, वाइबिलिटी ऑफ सीड के बारे में बात करेंगे। तो यहां तक की बातें हम लोगों ने की और आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी। तो डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी को वीडियोस के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू आप एक बार जरूर स्टडी करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये बात मुझे नहीं समझ आई। तो अगले जो वीडियोस होंगे, अगली जो क्लास होगी ऑनलाइन, उस क्लास में मैं उसको आंसर भी आपको दे दूंगा कि एग्जैक्टली उसका आंसर क्या है। ओके, तो यहां तक मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, सो फटाफट यू कैन आस्क फ्रॉम लाइव चैट। यस साहिल, अनुभव, संजय, अरसलान, अंकित, सृजन, यस। बाकी इन द लास्ट आई वांट टू से फिर वही बात, पुरानी सी बात है, हर बार बोलनी पड़ती है, फिर भी कई सारे लोग जो हैं ना तो लाइक्स करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज इसको लाइक्स भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए बिकॉज इट्स योर चैनल
एंड अगर मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूं, मैं यहाँ पे हूं, चाहे ऑफलाइन क्लास में हूं या ऑनलाइन क्लास में, जस्ट फ्रॉम योर साइड, आपकी वजह से हूं। बिकॉज अगर आप सेटिस्फाई हो तो मेरा एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है ना। आप जस्ट एक लाइक्स कर देते हो, आप एक कमेंट्स कर देते हो, तो एवरी टीचर, जो भी टीचर्स है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, उसका स्टेमिना बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है ना। वो 60 साल का होता है, 40 का दिखने लगता है ना। बात करते हैं नेक्स्ट कमिंग सेशन में। और आज की क्लास फिर शाम को भी क्लास है, 6 PM पे क्लास होगी, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फैमिली डिस्क्रिप्शन की। तो जो बची हुई फैमिली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर इन इवनिंग ऑनलाइन क्लासेस में एट 6 PM। सो हैव ए गुड डे, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।